ये शिप्रा कहाँ रह गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये स्थूल और इंद्र ने शिप्रा को बंदी क्यों बना लिया? निश्चित ही कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। राजकुमारी जी, शिप्रा तो आपकी सखी है, वो आपको छोड़ के कहाँ जा सकती है भला? अच्छा ठीक है, आप चिंता ना करें, आप सबसे विदा ले लीजिए, मैं तब तक उसे ढूंढता हूँ। और रही बात आपके प्रिय वस्त्रों की, तो आप निश्चिंत रहिए, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। आपके माथे पर ये चिंता की रेखाएं अच्छी नहीं लगती। अभद्र हो, किंतु अपनी चतुराई और प्रेम से अपने अवगुणों को गुणों में बदल देते हो तुम दास, मेरे दास। भगवान के लिए शांत हो जाओ, हमें हमारी बात समझाने का अवसर तो दो। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी शत्रु ने मित्र है, छोड़ दो इसे। देखा चंद्र, मित्र जब थी तब थी, अब शत्रु है। दाइमा की मूर्छा कुछ समय के लिए भंग हुई थी और उन्होंने पुनः मूर्छित होने से पूर्व इसे तुम्हारे विषय में सब कुछ बता दिया। और ये तुम्हारी मित्र सम्राट को तुम्हारे विषय में सब कुछ बताने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने और इंद्र ने दाइमा और शिप्रा के मध्य हुई वार्तालाप को सुन लिया और इसे सम्राट के समक्ष जाने से रोक लिया। शिप्रा, इस समय मैं तुम्हें केवल यही बता सकता हूँ कि तुम्हारी माँ की दशा का कारण मैं नहीं था, वो मात्र एक दुर्घटना थी। और शेष सभी बातों के लिए कारण है मेरे पास, किंतु अभी मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। मैं एक दिन तुम्हें अवश्य बताऊंगा, किंतु अभी मुझे युद्ध भूमि पुकार रही है, क्षमा करना। ये जीवित है, सिर्फ मूर्छित हुई है। चंद्र, आचार्य की तुम्हें दी गई अद्भुत शिक्षा से मैं कभी कभी भयभीत हो जाता हूँ। मुझे महल में छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे इसकी मूर्छा टूटेगी ना, तो ये सारा सत्य उगल देगी। जानता हूं, इसका भी उपाय है मेरे पास। अब इसे छिपाने के लिए मुझे इसे अपने साथ हवा महल ले जाना होगा। किंतु महल में इस समय सब युद्ध के लिए सज्ज हो रहे हैं, ऐसे में सबकी दृष्टि के समक्ष इसे छुपाना कैसे संभव होगा, वो भी महल के बीच भी। जानता हूं, इसका भी उपाय है मेरे पास। चलो। आचार्य, प्रतीत होता है कि मुझे और इंद्र को आपसे अभी बहुत कुछ सीखना शेष है। बस अब आप शीघ्र, अति शीघ्र असाका से वापस लौट आएं। युद्ध अभ्यास से कुछ क्षण विश्राम लेकर मगध के इन स्वादिष्ट आमों का सेवन करने का आपका सुझाव अति उत्तम था आचार्य। महाराज, सच कहूं तो आपको मगध के इन स्वादिष्ट आमों को इस चाव से खाते देखना अपने आप में एक आनंद है। मेरा हृदय भाव विभोर हो गए, परंतु साथ ही मन दुखी भी हो रहा है, क्योंकि जिन आमों को आप इतने चाव से खा रहे, शीघ्र ही इन्हें उत्पन्न करने वाली धरती कदाचित किसी विदेशी के अधीन हो जाएगी। किंतु धनानंद कोई विदेशी तो नहीं, इसी देश का है।
इस देश के राजाओं के नाम पर कलंक अवश्य है, किंतु बहुत जल्द हम उसे परास्त कर देंगे और तब फिर कदाचित ये आम असाका के आम के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि तब मगध असाका के अधीन होगा। क्षमा करें महाराज, परंतु आप भूल कर रहे हैं और आपकी इस भूल का मूल्य आपके राज्य असाका को युद्ध भूमि में चुकाना पड़ सकता है। अर्थात ये कि आपके अनुसार कि असाका का केवल एक शत्रु है, धनानंद, परंतु वास्तविकता कुछ और है महाराज। सत्य तो यह है कि असाका का एक नहीं 2 शत्रु हैं, जो धनानंद से कहीं अधिक बड़ा, कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक विदेशी मैसेडोनिया का सम्राट सेल्यूकस निकाटोर, जो पश्चिम दिशा से असाका राज्य की ओर एक विशाल सेना लेकर बढ़ रहा है। एक ऐसी सेना जिसके युद्ध कौशल और शस्त्रों के विषय में आपको कोई भी अनुमान नहीं है। हाँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं, धनानंद और सेल्यूकस के बीच संधि हो चुकी है और इसी संधि के चलते धनानंद की मगध की सेना के साथ साथ यवन सेना भी असाका राज्य पर 2 विपरीत दिशाओं से आक्रमण करने वाली है। मैं जानता हूं महाराज, आप एक वीर योद्धा हैं और आपके राज्य असाका में भी वीर योद्धाओं की कोई कमी नहीं है, परंतु ये बात आप भी भली भांति जानते हैं कि यदि 2 विपरीत दिशाओं से आक्रमण हुआ तो ऐसे आक्रमण के लिए असाका की सेना सज्ज नहीं। अब यदि आप अपने राज्य को, अपनी सेना को धनानंद और सेल्यूकस के इस प्रकोप से बचाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको उस राजकुमार से संधि करनी होगी जो इस युद्ध में आपकी विजय सुनिश्चित करेगा। किस राजकुमार की बात कर रहे हैं आप आचार्य? वो जो इस युद्ध में पीपलीवन के क्षत्रियों का नेतृत्व धनानंद के विरुद्ध करेगा। पीपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। अरे, ये राजकुमारी जी की प्रियकालीन अभी तक सज्ज क्यों नहीं की गई है? क्षमा करें, हम अभी इसे बांध देते हैं। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। राजकुमारी जी की प्रसन्नता का ध्यान मैं स्वयं रख लूंगा। तुम जाओ और अन्य व्यवस्थाएं देखो। जाओ। शीघ्र करो, हमें इस कालीन को उस रथ पर चढ़ाना होगा जिसमें धुरधरा के अन्य वस्तुएं ले जाई जाएंगी, तभी हम बिना किसी की दृष्टि में आए शिप्रा को हवा महल ले जा पाएंगे। दास, जी राजकुमारी जी, हमें निकलना चाहिए। बग्घिया और रथ सज्ज हो चुकी है, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो जल्दी। जी राजकुमारी जी, मैं अभी आपकी प्रियकालीन को बंधवा कर आता हूँ, आप चलिए ना। मुझे भान नहीं था, परंतु अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी चिंता है दास। इसीलिए मेरे प्रिय वस्तुओं को मेरे लिए सज्ज कर रहे हो तुम। इंद्र, तुम शीघ्र जाकर पिपलीवन की सेना को ये संदेश दो कि मुझे आने में थोड़ा विलंब होगा, किंतु वो युद्ध के लिए सज्ज है। उन्हें ये संदेश अवश्य दे देना कि मगध की सेना पूर्वी दिशा से पहाड़ी मार्ग लेते हुए असाका पर कूच करने की योजना बनाई है। मैं यहाँ स्थिति को संभालने के पश्चात दूसरे पैर के अंत होने से पूर्व वहां पहुंच जाऊँ, ठीक है? हाँ ठीक है चंद्र, किंतु चंद्र विलंब मत करना, सब कुछ वहां तुम्हारे समय से पहुंचने पर ही निर्भर करता है। हाँ मैं जानता हूँ, किंतु अब शीघ्र जाओ। जाओ। अब बस किसी प्रकार हमें इस कालीन को उस रथ में चढ़ाना होगा जिसमें दुर्धरा का सामान ले जाया जा रहा है। पिपलीवन का राजकुमार अर्थात महाराज चंद्रवर्धन और महारानी मूरा का पुत्र जीवित है? जी महाराज, वो जीवित है और वही है जो इस युद्ध में धनानंद को उसके सिंहासन से उखाड़कर फेंक देगा और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं
कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। उसे ही चुना है मैंने अखंड भारत का भावी सम्राट बनने के लिए। तो अब सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। आप और चंद्रगुप्त मगध को अपने अधीन करने की मंशा रखते हैं। एक ब्राह्मण को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है और एक राजकुमार को अपने राज्य और परिवार का प्रतिशोध लेना है, यही ना? क्षमा करें महाराज, परंतु ना तो मेरी सोच इतनी तुच्छ है और ना ही मेरा स्वप्न इतना छोटा। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये सोच ही वो कारण है जिससे हम भारतीय प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते। हम भारतीय केवल अपने व्यक्तिगत हित अहित के विषय में सोचने में ही व्यस्त रहते, परिणाम देश का पतन। परंतु यहाँ बात मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा या चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत प्रतिकार की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है देश की, देश के भविष्य की। आपको क्या लगता है कि सेल्यूकस और धनानंद केवल असाका जनपद पर ही अपना आधिपत्य जमाकर संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं महाराज, आपके पश्चात वो भारत के अन्य सभी जनपदों पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहेंगे। और यदि इन्हें अभी इसी समय नहीं रोका गया असाका नरेश, तो वो दिन दूर नहीं जब समूचा भारतवर्ष उस धूर्त विदेशी सेल्यूकस और नृशंस धनानंद के आधिपत्य में होगा, उनकी मुट्ठी में होगा। आज जो प्रस्ताव मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, वो आपसे मुझसे कहीं अधिक बड़ा है, कहीं अधिक गहन है। देश के भविष्य के लिए हमारी ये संधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप और मैं अपने लाभ और लोभ के चलते इस संधि पर नहीं पहुंच पाए, तो आने वाला इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज। आपकी मंशा पर संदेह करने के लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य। आज यदि ये संधि हो भी जाए तो क्या हम कुछ करने की स्थिति में है? मुझे लगता है कि आचार्य बहुत विलंब हो गया है। मगध और यमन की सेना किसी भी क्षण असाका की ओर कूच कर सकती है। ऐसे में इतनी विशालकाय सेना को रोकना असंभव है आचार्य। यदि मंशा में विकार ना हो महाराज, तो मार्ग स्वयं खुल जाता है। ऐसा ही एक मार्ग यहां भी है, जिसकी योजना पहले ही फलीभूत की जा चुकी है। आपको केवल एक कार्य करना होगा, उत्तर दिशा से आ रही अपनी सेना को पश्चिम दिशा की ओर मोड़ना होगा, क्योंकि उसी दिशा से सेल्यूकस असाका राज्य पर आक्रमण करने वाला है। आप धनानंद की ओर से निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं और चंद्रगुप्त उसे यहां तक नहीं पहुंचने देंगे। आपकी सेना को किसी भी मूल्य पर सेल्यूकस को परास्त करना होगा। आपसे पराजित होने के पश्चात उसके पास तक्षशिला पलायन के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाएगा, और तब असाका राज्य और पीपली वन के क्षत्रियों की सेना मिलकर धनानंद को पराजित करेंगे। चक्की के दो पाटों के बीच में पिसकर रह जाएगा मगधपति धनानंद। परंतु आप मेरी इस योजना में सम्मिलित हैं या नहीं, इसका निर्णय आपको अभी इसी क्षण लेना होगा महाराज। कहिए, क्या आप इस योजना में मेरे साथ हैं अथवा नहीं? तीन और सम्राट दोनों ही असाका पर कूच के लिए सज्ज है। मुझे भी शीघ्र ही अपनी सेना तक पहुंचना होगा। धूल, जैसे हम हवा महल पहुंचेंगे, मैं दुर्धरा को चकमा देकर वहां से भाग जाऊंगा और अपनी क्षत्रिय सेना तक पहुंच जाऊंगा। सम्राट धनानंद पधार रहे हैं।
वो तो पहले ही जा चुकी है। पहले निकल चुकी? क्यों? आपके पहुंचने से पहले ही आपके कक्ष को व्यवस्थित करने, ताकि आपके हवा महल पहुंचने पर आपको कोई कष्ट ना हो। देखा भाई, जब तक मेरे साथ शिप्रा जैसी सखी और चंद्रगुप्त जैसा दास हो, आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु फिर भी युद्ध में मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि ज्येष्ठ गोवी शंका भी तुम्हारे साथ प्रस्थान करेंगे। किंतु भाई, गोवी भैया को हमारे साथ हवा महल आने की क्या आवश्यकता है? हाँ सम्राट, उन्हें क्यों कष्ट दे रहे हैं आप? राजकुमारी जी का ध्यान रखने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। कदाचित तुम ज्येष्ठ गोवी शंका को उनकी धीमी गति और विशाल काया से आंक रहे हो दास, किंतु तुम ये नहीं जानते कि भले ही ज्येष्ठ गोवी शंका तुम्हारे मित्र की भांति धीमे हो, किंतु उनकी बुद्धि कटार सी तीखी है। वो किसी संकट को शीघ्र भांप लेते हैं। और मुझे अपनी बहन की सुरक्षा के लिए ऐसा ही कोई चाहिए। ये कालीन इस बग्घी में क्या कर? मुझे इसे देखकर विचित्र सा अभाव हो रहा है। आवश्यकता से अधिक भारी प्रतीत होती है ये कालीन। गोवी शंका को तो अभी से ही शंका होने लगी, ये कहाँ फंस गया चंद्र? गोवी भैया, मैं जानती हूँ कि हमारी कभी नहीं बनी, किंतु आज मैं आपके साथ अपनी मित्रता का एक नया अध्याय आरंभ करूंगी। किंतु मेरी एक शर्त कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वो मेरी कालीन क्यों ना हो। ये मेरी कालीन मेरे लिए बहुत प्रिय है और ये मेरे साथ हवा महल अवश्य जाएगी, चाहे वो कितनी ही भारी क्यों ना हो। अब सम्राट की लाडली बहन को मैं कैसे टोक सकता हूँ? आपको रुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है ज्येष्ठ। दुर्धरा आपकी भी बहन है और अब मेरे प्रिय दास के साथ साथ दुर्धरा की सुरक्षा का दायित्व आपका भी है। और आप आनंद से रहें, आपकी भोजन की आवश्यकताएं पूर्ण होती रहे, इसलिए मैं अपना सबसे कुशल रसोइया आपके साथ भेज रहा हूं। मेरी प्यारी बहन, अपना ध्यान रखना और दास सदैव सचेत रहना। मेरी बहन पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। अवश्य सम्राट। ढेर सारी स्मृतियां जुड़ी हैं मेरी और शिप्रा की हवा महल से। मैं शिप्रा से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। चाहे जितनी बाधाएं डाल दो धनानंद, किंतु तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरा वचन है तुमसे, युद्ध भूमि में हमारी भेंट अवश्य होगी। जिस प्रकार इस वन के प्रत्येक वृक्ष की जड़ें
धरती में गहराई तक समाई हुई, उसी प्रकार सभी के जीवन में कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनके विषय में अधिक लोगों को ज्ञान नहीं होता। शत्रु के ऐसे ही कुछ रहस्य यदि आपको पता तो युद्ध में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। स्मरण रहे, युद्ध में विजय के लिए शत्रु के उस बल के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है जो दिखता है, परंतु उतना ही आवश्यक है उस बल के विषय में ज्ञान होना जो नेत्रों से दिखाई नहीं देता। शत्रु के विषय में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करें, तभी आप उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी।